हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल प्लस टॉपर्स टारगेट की एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और जिन लोगों ने बैच ये लिया है और उन लोगों को प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो गई होगी और आप लोगों ने वीडियोस देखनी भी स्टार्ट कर दी होगी। जो हमारा एनसीईआरटी ये बैच है जिसमें हम 6 to 8 तक का स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं, लेवल हम अच्छा रखेंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जो आज का टॉपिक लिया है वो है फ्रिक्शन या फिर हम कह सकते हैं घर्षण घर्षण बल। इसी टॉपिक के बारे में काफी क्वेश्चंस आपको अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका टॉपिक। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक लेवल से जो भी आपका एनसीईआरटी में गिवन है। इसके बाद हम चैप्टर वाइज बाद में एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे, जिससे कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम देख सके। तो अभी हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे जो कि 6, 7, 8 को कॉमन करके लिया गया। अगर कोई भी टॉपिक एक क्लास से लेके मल्टीपल क्लासेस में जाता है, लाइक 6 में भी है, 8 में भी है और 7 में भी है, तो ऐसे केसेस में 3 बार ना पढ़ के उनको हम पढ़ेंगे एक बार और कंप्लीट कर लेंगे उस प्रॉपर चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस लेक्चर को प्रॉपरली देखेंगे। आपका कोई भी कमेंट होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। आप एप्लीकेशन पे भी हमसे चैट में जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं कमेंट में यूट्यूब पे भी। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है फ्रिक्शन घर्षण, और ये सभी टीचिंग एग्जाम में आपको पढ़ने वाला है, चाहे एग्जाम कोई भी हो। यहाँ पे कुछ ही एग्जाम हमने लिखे हैं, इनके अलावा भी जो एग्जाम है वो सभी को आपको ये टॉपिक देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घर्षण या फ्रिक्शन होता क्या है। देखिए, अगर हम डेफिनेशन वाइज जाते हैं, और ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन में कोर्स में मिल जाएगी। यहाँ पे सभी एक्सेस होगा, पीडीएफ आप देख सकते हैं। और ये बैच इवेंट सिस्टम और आप मोबाइल एप्लीकेशन दोनों पे देख पाएंगे लॉगिन करने के बाद। तो फ्रिक्शन ऑफ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें कि घर्षण बल वह बल है, इसका मतलब ये अपने आप में कहता है कि ये एक बल है। मतलब कहीं ना कहीं जो घर्षण बल है वो बल का एक टाइप है जो क्या करता है, वो अपोज करता है किसी भी मोशन का। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह रखा हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे एक सरफेस है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है, और ये अटेम्प्ट करता है इस तरह मूव करने के लिए। मोशन डायरेक्शन है, ठीक है, ये मोशन की डायरेक्शन है। तो क्या करता है, ये अपोज करता है। इसका मतलब ये इसको रोकता है, पीछे को पकड़ के रखता है। सिंपल है। अगर अब कोई भी अपोजिंग फोर्स होगा और अपोज कर रहा है किसको, मोशन को, उसी को हम क्या कहेंगे, आप फ्रिक्शन कहेंगे। और ये किस पे लगता है, ओवर अ सरफेस, ये सरफेस की वजह से लग रहा है, या फिर हम कह सकते हैं सरफेस पे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ऊपर लगाएंगे वो अलग फोर्स होगा, वो अलग जो होगा ड्रैग होगा, उस चीज की बात करेंगे हम आगे। लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्ट को एक सरफेस पे रखते हैं, उसके बाद उसे मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो सरफेस पे लगने वाला अपोजिंग फोर्स जो होगा वो होगा फ्रिक्शन। उसके बाद हम बात करें, जैसे कि इसमें लिखा है घर्षण बल वस्तु और सतह के बीच में कार्य करता है। ठीक है, तो जो सरफेस है जिस पे ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट है, दोनों के जो कॉन्टेक्ट सरफेस होंगे उनके बीच में कार्यरत होगा, उनके बीच में लगेगा। और ये अपोजिंग फोर्स होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, अपोज होगी। अगर आपने मोशन डायरेक्शन इधर की तरफ ली है तो इसका अपोजिंग फोर्स क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होगा हमारा इधर। ठीक है, और ये आपने कोई फोर्स अप्लाई किया था इसको मूव कराने के लिए। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। आगे हम बात करें कुछ एग्जांपल्स के साथ। अगर हम बात करते हैं कि एक बॉल है जो ग्राउंड पे रोल करती है, कुछ देर बाद वो रोल करते करते क्या होती है, रुक जाती है। वो रुकने का क्या कारण है, देखिए कारण कई सारे हो सकते हैं। सबसे पहला जो मेन फोकस होता है हमारा वो है फ्रिक्शन पे, क्योंकि वो फ्रिक्शन हमारा क्या है, ग्राउंड पे, जो ग्राउंड पे है, यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है जो इस बॉल को रोकता है। आपने अगर क्रिकेट खेला होगा तो आपने क्रिकेट में क्या देखा होगा कि प्लेयर शॉट मारता है, ग्राउंड पे बॉल लुढ़कते हुए जाती है, कुछ दूर जाने के बाद वो अपने ही स्वतः रुक जाती है। उस रुकने का जो कारण है, जिस वजह से वो रुकी, वो एक्चुअली वो फोर्स होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप साइकिलिंग आपने की होगी तो आप जब पेंडलर जो है पेडलिंग करते टाइम रुक जाते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे होते हुए वो रुक जाती है। साथ में बाइक, स्कूटी, किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जो ये टायर्स के बीच में और जो आपका ग्राउंड है या फिर आप सड़क कह सकते हैं,
उसके बीच में जो अपोजिंग फोर्स है, जो मोशन को रोकने का काम करता है, उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि यहाँ पे भी दिखा है कि आपकी मोशन ये है, आपने पुशिंग फोर्स लगाया इसको आगे की तरफ धकेलने के लिए, इस तरफ धकेलने के लिए, लेकिन आपका जो फ्रिक्शन है वो अपोज कर रहा है, इसका मतलब वो इसके अपोजिट होगा, और यही कहलाता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट है, सिंपल है, आपको वैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती अगर एनसीईआरटी में आप देखते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कई बार फ्रिक्शन के ऊपर पूछ लिया जाता है वैल्यू वाइज। तो आप जो एफ के अकॉर्डिंग दिखाते हैं किसको, फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा होता है डिनोट करते हैं एफ से। जो म्यू होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन आपने जो फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ धकेलने के लिए, या फिर उस पे जैसे आपने क्रिकेट में शॉट लगाया था, तो जो आपने फोर्स अप्लाई किया बॉल के ऊपर आगे दूर तक ले जाने के लिए, बाउंड्री तक ले जाने के लिए, उस फोर्स को क्या कहा गया, नॉर्मल फोर्स। जो फ्रिक्शन विल हैव द सेम यूनिट एज फोर्स, हम बार बार क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स या फिर घर्षण बल। बल हम कहते हैं तो ये अपने आप में फोर्स का ही एक टाइप है, हम कह सकते हैं ये फोर्स ही है, बस ये अपोजिंग फोर्स होता है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, वो न्यूटन होगी, इसमें एसआई यूनिट में, और सीजीएस में क्या होगा, यूनिट होगा डायन। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन इस पे बन जाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की क्या है, अगर हम यहां से वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगा, एफ अपॉन एन। ठीक है, अब जो ऊपर भी न्यूटन है क्योंकि फोर्स लगाया है, ये भी न्यूटन है, ये भी फोर्स है, तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे यूनिट। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। और आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, टाइप ऑफ मटेरियल और रफनेस ऑफ द सरफेस। ये किस पे लाई करेगा, ये करेगा आपका मटेरियल का टाइप, कौन से टाइप का आप मटेरियल यूज करते हो, और रफनेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन फोर्स को, कि फ्रिक्शन फोर्स को अफेक्ट करे, कम करे या ज्यादा करे। ऐसे केसेस में सबसे पहले जो मेजर फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, तो ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं, दो हैं। देखिए, फ्रिक्शन हमने ये पढ़ा कि कहां पे लगता है, किस तरह लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेजर डिपेंडिंग जो फैक्टर है वो है अपना नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। जो भी कॉन्टेक्ट में सरफेसेस हैं उनका जो कॉन्टेक्ट का नेचर है, प्रकृति है, किस तरह के, मतलब वो रफ है या स्मूथ है, उसको ही हम क्या कहेंगे, नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस, द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। हम ये भी इसको कह सकते हैं कि भाई वो कितना स्मूथ है, वही हमारा कहीं ना कहीं उसका नेचर कहलाएगा, और वही सबसे ज्यादा जो फैक्टर है, डिपेंडिंग फैक्टर है। दूसरा, हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर, फ्रिक्शन इज लेस ऑन द स्मूथ सरफेस। जैसे मैंने बताया, अगर सरफेस स्मूथ होगा, चिकना होगा, तो उस पे क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। आप नॉर्मली एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने कोई, अब अगर आपने घर में देखा है तो मार्बल्स या फिर हम पत्थर जो लगाते हैं घर पे, उस पे जल्दी फिसलते हैं कंपेरेटिवली नॉर्मल फर्श के। या फिर आप कह सकते हैं, अगर आपका जो फर्श है वो गीला हो जाए तो उस पे फिसलने की चांस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें स्मूथनेस क्या है, वो बढ़ जाती है। जो उसकी रफनेस है वो पानी एक लेयर उसके आगे फॉर्म करेगा, उसके ऊपर जो फॉर्म करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, स्मूथ सरफेस बनाएगा और वो गिराने की चांस ज्यादा रखता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, जैसे कि हमने क्या किया, एक सरफेस लिया, ये जो सरफेस है हमारा ये थोड़ा स्मूथ है, ठीक है, ऊपर से एक रोलर लिया, कोई भी आप पेन ले सकते हो जो सर्कुलर है, उसको डाला टेपर एंगल से। जैसे आपने डाला तो आप देखेंगे कि ये रोल होते हुए या फिर फिसलते हुए कहां तक गया, यहां तक, एक लोकेशन ये ए है। देन हमने क्या किया, सरफेस जो किया ये थोड़ा सा रफ कर दिया, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो आप, नॉर्मली बालू या फिर हम जिसे सैंड कहते हैं या रेत मान जानते हो आप, उसको आप अपने सरफेस पे डाल दीजिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो रफ हो जाएगा। सेम एंगल सेम ऑब्जेक्ट दोबारा जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये उससे पहले ही रुक जाएगा। ये बी पॉइंट है और आप देखेंगे ए और बी के बीच में एक डिस्टेंस है, तो ये इससे पहले रुक गया। क्यों, क्योंकि ये सरफेस रफ था, यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन बल ज्यादा था कंपेरेटिवली केस 1 के, तो इस वजह से क्या होता है, ये चीजें रोक देता है, और रोकने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा जो पॉइंट था वो पॉइंट था कि अगर हाउ हार्ड द फोर्स, जो सरफेस प्रेस टुगेदर, कि एक दूसरे के ऊपर सरफेस कितना जो दबाव है कितना रखते हैं। ये सुनने में थोड़ा लगता है कि ये डिपेंडेंट कैसे होगा, तो उसके लिए एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। ये एक अपने आप में हमने एक एग्जांपल लिया जिसका कॉन्टेक्ट एरिया, या फिर हम कह सकते हैं जो बॉटम सरफेस बनता है, ये हमने क्या किया,
इक्वल रखा है। डिफरेंस क्या होगा हमारा इसकी हाइट का, ये अगर h1 है और ये h2 है तो आप देख पा रहे होंगे कि h2 क्या है, h1 से कम है। तो आप खुद बताइए, जब आप इसको प्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे, खींचेंगे, कुछ भी करेंगे इस तरह डायरेक्शन में लाने के लिए, तो क्या होगा, किस पे जोर हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, वो केस 1 होगा h1 हाइट का, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका वेट बढ़ा हुआ है। लेकिन कॉन्टेक्ट सरफेस उतना ही है, वेट बढ़ने की वजह से, क्योंकि वेट की वजह से क्या होगा, वो प्रेस होगा, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्टेक्ट पे दबाव बनाएगा जहां कॉन्टेक्ट होगा, तो वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। इसका भी रीजन हम आगे देखेंगे इसी क्लास में। तो इसमें ये लिखा है कि अगर फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेस आर प्रेस्ड हार्डली, यदि जो सतहों को जोर से दबाया जाए तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। वहीं पर जो है घर्षण बल कम होगा अगर सतह को कम दबा जाए या फिर ना दबाया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब ये रीजन था कि भाई क्या डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं कोज ऑफ फ्रिक्शन है कि जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो जनरेट कैसे हुआ, उसका जनरेट होने का रीजन क्या है। फैक्टर तो डिपेंड हो गए कि किन की वजह से वो बदलाव ले सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। तो देखिए, फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉक ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस इन द कॉन्टेक्ट। घर्षण में जो संपर्क के दो सतहों के बीच अनियमितता के जो इंटरलॉक होते हैं, इंटरलॉक मतलब आपस में एक दूसरे में फंस जाना और लॉक कर लेना, इनके कारण से क्या होता है, वो फोर्स जनरेट होता है, या फिर हम कह सकते हैं वो एक जुड़ाव जनरेट होता है। और जुड़ाव को ब्रेक करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स से। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है, और ये एग्जाम्पल में क्या किया है, एक लकड़ी है, उसके ऊपर एक छोटा सा वुडन दूसरा लकड़ी का दूसरा एक पीस रखा है, और यहाँ का एरिया सेक्शन जो कॉन्टेक्ट एरिया उसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। अगर जूम करके दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखाया गया आपको कि आपके जो सरफेसेस हैं हमें दिखता फ्लैट है, कि आपकी दोनों बॉडीज जो हैं वो प्रॉपरली कांटेक्ट कर रही हैं फ्लैट पे, क्योंकि हमें नॉर्मली आंखों से जो दिख रहा है वही हम सोच के चल रहे हैं। लेकिन क्या मैटर होता है, जब आप इसको सूक्ष्मदर्शी जैसी चीजों से या फिर ज्यादा जूम करने के बाद देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये स्मूथ दिखने वाला सरफेस भी कुछ इस तरह है। ठीक है, एक सरफेस अगर इस तरह है तो दूसरा कहीं ना कहीं सेम चीज जनरेट कर रहा होगा। तो अगर मैं इसको इस तरह जनरेट कर दूं, कहीं ना कभी तो इसमें लॉक करेगा ही ना, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। मैंने एक चीज समझाने के लिए आपको सेम बना के दिखाई। अगर आप इसको इसके ऊपर स्लाइड कराना चाहेंगे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर फंसे हुए होंगे, लॉक कर रहे होंगे, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी फोर्स को हमने क्या कहा था, फ्रिक्शन फोर्स। जितना ये लॉकिंग, जितना ये इस तरह से इरेगुलरिटीज है, अनियमितता है दोनों सरफेस के बीच में, जितनी कम होगी उतना ही उस पे स्मूथली वो आप स्लाइड करा सकते हैं, रोल करा सकते हैं, कुछ भी कराइए, अल्टीमेटली उस पे क्या होगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। सपोज आप इसको परफेक्ट, वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप इतनी इजीली परफेक्ट नहीं बना सकते, ना के बराबर है, बट अगर आप इसको फ्लैट बना देते हैं, स्मूथ बना देते हैं, तो इस पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। ऐसा जनरली नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि जो हमारे जो सरफेसेस हैं, जो सरफेसेस पे इरेगुलरिटीज हैं कॉन्टेक्ट की, जहां पे कॉन्टेक्ट हो रहा है उसके बीच में क्या होता है, ये एक दूसरे में लॉक कर लेते हैं एक दूसरे को, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, एडिशनल फोर्स लगाना होता है। उसी फोर्स को हमने क्या कहा था, फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा है, जो चिकनी सतह है में दोनों सतहों पर क्या होता है, कम अनियमितता होती है। जैसा अभी हमने बताया कि अगर आपका स्मूथ सरफेस है तो उसके बीच में क्या होगी, इरेगुलरिटीज कम होगी और फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। वहीं पर जो रफ सरफेसेस हैं, या फिर हम कह सकते हैं खुरदरे है, उबड़ खाबड़ सरफेसेस हैं, उनके बीच में क्या होगा, ये ज्यादा इरेगुलरिटीज होने की वजह से हमें फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा वहां से मिलेगा। और हमें अगर उस ऑब्जेक्ट को धकेलना है, आगे खिसकाना है, तो उसके लिए भी हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आप हम देखें इसमें कि आपका 6 to 8 के अकॉर्डिंग इसमें आपको फ्रिक्शंस जो दिए गए हैं वो दिया गया है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और आपका जो तीसरा है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपल सा स्टैटिक फ्रिक्शन से आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट
स्टैटिक है, दैट्स मीन वो कोई भी मोशन में नहीं है, स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है, तो उस समय पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो क्या है, उसी को हम पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसमें लिखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और रेस्ट सिचुएशन पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है उसे हम कहेंगे स्थैतिक घर्षण। उसके बाद आता है स्लाइडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, स्लाइड कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बच्चा है और ऊपर से इसमें स्लाइड कर रहा है, ये खेल रहा है। इस टाइम पे क्या होगा, ये जस्ट स्लाइड करेगा, रेस्ट में नहीं है, रोल नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या है, ये स्लाइड कर रहा है। और स्लाइड करते टाइम जो इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। वहीं पे तीसरा क्या है, अगर आप कोई भी गोल ऑब्जेक्ट लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आपकी कार का पहिया है, आपकी बाइक का पहिया है, आपकी स्कूटी का पहिया है, किसी भी चीज का अगर पहिया है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, जब आप उसको मूव कराते हो तो सर्कुलर मोशन में आगे इस तरह बढ़ता रहेगा, गोल गोल घूम के आगे बढ़ेगा। तो उस केस में जो भी फ्रिक्शन लगता है रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और ये किस पे लगता है, जब ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी बॉडी है वो रोल कर रही है, जिसका हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लिया। किसी ड्रम को भी आप इस तरह रोल करा के देख सकते हैं। बात आती है कि अगर हम तीनों में कंपेयर करें, यहां से क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, कम होता है, कुछ कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस होता है किससे, दोनों ही फ्रिक्शन से। इसका मतलब आपका क्या होगा कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन दोनों से ही ज्यादा होता है। कैसे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर मैं बात करूं कि आपके पास क्या था, एक सरफेस है इस तरह का, दूसरा सरफेस इसके ऊपर, इसके नीचे है, कुछ सेम सिचुएशन बनाते हुए। जब ये रेस्ट में होगा तो क्या होगा, ये प्रॉपर्ली इससे कांटेक्ट बना रहा होगा इस तरह, ठीक है। और आपको जब इसको प्रेस करना है, आगे धकेलना है, तो उस केस में क्या होगा, आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन जब ये पहले से ही स्लाइड कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसके पास कोई एनर्जी पहले से होगी, काइनेमेटिक एनर्जी होगी। उस वजह से क्या होगा, इसमें प्रॉपर्ली ये अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये आपका ऐसे जनरेट होगा, कभी ऊपर की साइड कभी नीचे की साइड। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इतना अच्छा इंटरलॉक आपको नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ माइनर सा डिफरेंस आएगा आपको जब आप स्लाइड कर रहे होंगे। और रोलिंग के केस में तो वो आगे रोल करता ही जाएगा। इस केस की वजह से क्या होता है, रोलिंग में आपको कॉन्टेक्ट सरफेस कम मिलता है, जो आगे रोल करता है तो वो इंटरलॉक भी है, तो लेकिन पीछे का पोर्शन आगे उठता चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कम मिलती है। तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं, ये स्लाइडिंग का केस है, तो स्लाइडिंग में क्या होता है, ये स्टैटिक मान के चलिए, अगर आप एक सेकंड के लिए मानेंगे स्टैटिक है, ठीक है। तो स्टैटिक के लिए क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा, स्लाइडिंग का उसके कम होगा और रोलिंग का सबसे कम होगा। तो कहीं ना कहीं इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं इस तरह से भी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फ्रिक्शन इज समटाइम यूजफुल, कि घर्षण बल कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूजफुल भी होता है। क्योंकि अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने घर्षण बल को एक तरह से अपोजिंग फोर्स बताया। अपोजिंग फोर्स कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो वो अपने आप रुक रही है, बॉल हमने जब हिट की तो वो अपने आप रुक रही है। सब चीजें अगर धीरे धीरे रुक ही रही हैं तो हमें इसका बेनिफिट क्या हुआ, लेकिन इसका डेली लाइफ में हमारा काफी ज्यादा बेनिफिट है। और इसी वजह से काफी सारी चीजें हमारी पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज आज की तारीख में हमारा चलना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देख लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ग्लास है, आप जब पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे हाथ तो ग्लास के बीच में क्या है, फ्रिक्शन ना हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लास है या फिर जो जार है वो गिर जाएगा, वो आप कभी होल्ड नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले रीजन में यही एग्जांपल देते हुए आपको बताया गया है। दूसरा, जो फ्रिक्शन बिटवीन फीट एंड ग्राउंड हेल्प टू वॉक, ठीक है। चलने के लिए जो हम चल रहे हैं, अभी भी मैं थोड़ा जो वॉक कर रहा हूँ डिस्कशन करते टाइम, तो उस केस में क्या है, हमारे पैरों प्लस जो ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है उसी के कारण हम चल पाते हैं। आप कहेंगे कि फ्रिक्शन यहाँ पे हेल्प कैसे कर रहा है, तो देखिए, अगर आपके पैर के नीचे केले का छिलका आ जाए तो आपका क्या होता है, हश्र थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या मिलता है, आपका जो केले का छिलका है वो कहीं ना कहीं स्मूदर सरफेस है कंपेरेटिवली आपके ग्राउंड के, और वो आपको क्या करता है, फ्रिक्शन कम होने की वजह से आप जो उस पर फोर्स लगाते हैं वो बैलेंस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप क्या कर जाते हैं, उसके ऊपर स्लिप कर जाते हैं और गिर जाते हैं।
तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि हम जो अपना बॉडी का फोर्स लगा रहे हैं उसको बैलेंस करेंगे, और वो बैलेंस कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स और हमारे लगाया बैलेंस के बराबर, या फिर हम कह सकते हैं उसको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से चलना पॉसिबल होता है। अब कई बार देखें कीचड़ में अगर चलना हो तो उसमें भी कई बार हम फिसल जाते हैं, या फिर कहीं पे खाई हो, या फिर आप कह सकते हैं पानी में जो ग्रीन कलर का आपको दिखता होगा ग्राउंड्स पे जब पानी कहीं ठहर जाता है, तो जिसकी वजह से आपको क्या होता है वहां पे चलने में कठिनाई होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है वहां पे उन सरफेसेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है, वे स्मूथ बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे गिरने की चांस बढ़ जाती है, और हम वहां थोड़ा अलग तरीके से चलने की कोशिश भी करते हैं। तो ये सब चीजें जो पॉसिबल हुई है वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से है। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर आप पेपर और पेन पे का यूज करके लिखने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारी निब है ये भी जो वर्क करती है वो रोलिंग, इसके अंदर एक छोटी सी आगे बॉल दी जाती है, जिसकी वजह से हम लिखते हैं और उससे ही इंक आगे पीछे निब से आती है। तो ये भी जो पॉसिबल हुआ है वो भी पॉसिबल हुआ है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। पहले हम नॉर्मली ब्लैक बोर्ड में डिस्कशन करते थे, ये तो हमारा डिजिटल बोर्ड है, लेकिन आपने पहले देखा होगा कि चौक से, या फिर अभी भी क्लासेस में, आपने पुरानी क्लासेस में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे तो देखने को आपको मिलेगा कि जो आपके बोर्ड्स होते थे उन पे हम व्हाइट चौक से लिखा करते थे, जिसकी वजह से चौक क्या होती थी, घिसती थी, और घिसने का रीजन था फ्रिक्शन। जब आपका बोर्ड प्लस चौक के बीच में आपका घिसाव होगा, घिसा आ जाएगा, तो उसकी वजह से जो चौक का पार्ट है वो आपके बोर्ड पे रह जाएगा, और जिसकी वजह से वो हमें लिखा हुआ दिखता है, जैसे हमने इस तरह लिख रहे हैं। तो इस केस में क्या है वो वहां पे रुक जाएगा और वो लिखा जाएगा, और ये पॉसिबल जो हुआ वो दोनों सर्फेसिस के बीच में जो कॉन्टेक्ट है उस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। सेम चीज आपका अगर टायर है, रोड पे आप चल रहे हैं, कोई भी गाड़ी है, कोई भी साइकिल है, कोई भी व्हीकल है, वो सभी पॉसिबल होता है आपका फ्रिक्शन की वजह से। सेम चीज आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उस केस में भी आप काफी सारे फ्रिक्शंस का उपयोग करते हैं, तभी ये पॉसिबल होता है, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन करना भी बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ एग्जांपल के लिए इमेजेस आपके पास कि आपके ने एक ग्लास को होल्ड किया है, वो भी पॉसिबल है। हम चलते हैं डेली लाइफ में, वो भी फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। पेन और पेपर का यूज करते लिखने की कोशिश भी जो होती है वो भी फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। अगर आप चौक से लिखते हैं बोर्ड पे, वो भी पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है, वो भी फ्रिक्शन की वजह से। गाड़ियों का चलना, साइकिल का चलना, किसी भी जो व्हीकल है उसका चलना जो पॉसिबल है, और साथ में कंस्ट्रक्शन भी। तो इसके काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हमने कुछ मेन लिया जो एनसीईआरटी में गिवन है, या फिर आपको कई बार पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट आता है कि फ्रिक्शन क्या है, अब हानिकारक है, अनडिजायरेबल है, हमें जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी है। और ऐसे केसेस कौन से होते हैं, या फिर इसका नुकसान क्या है या हानियां क्या है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपका एग्जांपल क्या आएगा, जैसे हमने देखा पिछले एग्जांपल में ही, उसके कुछ नुकसान देख लेते हैं। देखिए अब आपके पैर, या फिर हम कह सकते हैं शूज के बीच में क्या था, शूज और ग्राउंड के बीच में क्या था, फ्रिक्शन था, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जूता है या फिर जो आपका सोल है, चप्पल है, वो क्या होते हैं, घिस जाते हैं समय के साथ। तो ये भी अपने आप में एक नुकसान है, या फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है लेकिन ये फिर भी वियर आउट हो जाता है। सेम चीज हमारा जो टायर है या गाड़ियों के जो पहिए हैं उनका क्या होता है, वे भी खराब हो जाते हैं, वो भी घिस जाते हैं, और ये भी रीजन क्या है, फ्रिक्शन का ही। सेम आगे देखते हैं, आपने देखा होगा जनरली जो ट्रेन के ब्रिज है, ट्रेन के आसपास जो हम प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं वो आपको लोहे का ब्रिज मिलता है। तो उस केस में आपको स्टेयर्स देखने को मिलती हैं, या फिर आपके यहाँ पुराने, आप देखेंगे पुराने टाइम से अगर बनी हुई है और वो मेंटेन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपको स्टेयर्स पे क्या होगा, स्टेयर्स इस तरह मतलब फ्लैट होगी, फिर जहां पे ज्यादा स्टेप्स रखे जाते हैं, पैर रखे जाते हैं, वहां पे क्या होता है, थोड़ा इस तरह से घिस जाती है, घिसने की वजह से वो कुछ ऐसे दिखेगी। या फिर आप जो रेलिंग पकड़ के चलते हैं आगे, तो उस पे भी आपको क्या दिखेगा, पहले के कंपेरेटिवली मटेरियल कम हुआ है, या इस तरह की चीजें, डेंट्स दिखेंगे बार बार। या फिर हम कह सकते हैं एक अपने आप में एक एग्जांपल है, बचपन से हम जो कहावत सुनते आते हैं कि बार बार रिपीट करने की वजह से, तो रस्सी से भी क्या होता है, पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो वो भी जो पॉसिबल हुआ है वो भी फ्रिक्शन की वजह से, कि आप रिपीटेड उसको बार बार कॉन्टेक्ट सरफेस जो यूज कर रहे हैं उसको बार बार कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वियर आउट हो जाती है। सेम चीज आप कोई भी चक्कू यूज करते हैं, नाइफ यूज करते हैं, वो एक टाइम के बाद जो उसकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाएगी। वो रीजन भी क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से वो आगे से जो उसका मटेरियल है वो वियर आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे की जो नुकीली जो धार होती है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इंक्रीजिंग फ्रिक्शन फोर्स, कि हम घर्षण बल को कुछ केसेस में बढ़ाते हैं। अभी तक हमने कुछ फायदे पढ़े, कुछ हमने देखा कि कुछ नुकसान है, लेकिन हमने अब ये भी पॉइंट समझते हैं कि अगर हमें बढ़ाना पड़ रहा है तो ऐसे कौन से केसेस आ गए कि हमें बढ़ाना पड़ जाता है,
और बढ़ाने के क्या बेनिफिट है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका आता है कि आपने क्या करा, खुरदरापन जो आपका है उसको बढ़ा दीजिए, इरेगुलरिटीज है, रफनेस है, उसको आप बढ़ा दीजिए तो आपका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि आप देखेंगे आपके जो स्लीपर्स हैं, आपके जो शूज हैं, तो उसके अंदर कुछ पैटर्न्स मिलेंगे, कुछ ग्रूव्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपको शूज के सोल में क्या मिल रहे हैं, कुछ पैटर्न्स मिल रहे हैं, कुछ उभरा हुआ भाग दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्रूव्स कह सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है उसका रीजन क्या है कि वो हमारा क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट या एक्स्ट्रा एरिया ऐसा बनाएगा इरेगुलरिटीज का जो ग्रिप बना सके। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम स्लिपरी केस में जाए या फिर हम कह सकते हैं स्मूथनेस के साथ जाएंगे, स्मूथनेस के केस में जाएंगे, तो वो क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं फिसलने के केस होंगे। तो ऐसे केस में हम क्या बढ़ा देते हैं कि ग्रूव जो है वो बना देंगे। सेम चीज हम टायर्स में करते हैं कि आपका जो गाड़ी के टायर है उसमें हम क्या बढ़ा देते हैं, ग्रूव्स बढ़ा देंगे, डेप्थ बढ़ा देंगे, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है। सेम चीज आपने देखा होगा, अगर आप बात करें किसका, जो आपने बड़े बड़े व्हीकल्स का, लाइक ट्रैक्टर का अगर टायर देखा होगा तो उसमें जो ग्रूव्स होते हैं वो कहीं ना कहीं काफी बड़े बड़े होते हैं। नॉर्मली जो आपका व्हीकल्स होता है, साइकिल है, बाइक है, इनके कंपेरेटिवली ग्रूव भी अपने आप में इतना बड़ा आपको देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या है, जब वो मड में फंसेगा, मिट्टी में फंसेगा, तो उसके केस में क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रिप बना सके। जो इरेगुलरिटीज है, कहीं ना कहीं जो आपका ये केस है, ये आपका ये मड का केस आ गया, और जो इरेगुलरिटीज है वो इसके अंदर ऐसे जाएगी, ठीक है, ये टायर का हिस्सा हुआ, तो ये क्या होगा, इसके अंदर फंसेगी, एक्स्ट्रा फ्रिक्शन बनाएगा, तो वो उससे बाहर निकल सकता है। अगर उसको भी टायर जो आप बाइक में यूज करते हो या फिर आप कार में यूज करते हो, सिंपल उस तरह का बनाए गए, तो उस केस में जब आप गीली मिट्टी में चलाते हो तो फोर्स लगाते हो, तो उस केस में क्या होगा, वो स्लिप करता रहेगा। तो उस स्लिपरी केस को कम करने के लिए जो यूज किया गया, वो यूज किया गया ये ग्रूव्स को, इन पैटर्न्स को, चाहे हमारी चप्पल हो, चाहे हमारा जूता हो, या फिर टायर्स का हो, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेकिंग जो ड्रम्स यूज होते हैं ब्रेकिंग सिस्टम्स में, ऑटोमोबाइल में, उसके लिए भी क्या होता है, रफ सरफेस बनाया जाता है। सेम केस आता है जब कोई एथलीट्स कुछ एक्टिविटीज करते हैं और उनको ग्रिप की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक्स्ट्रा शोल को यूज करते हैं अपने थंब में, पाम में। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वो एक्स्ट्रा ग्रिप बना सकते हैं अपने हाथ से। तो ऐसे केसेस में वो इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को, तो उनको यहाँ पे जरूरत पड़ती है। कुछ एग्जाम्पल इसके अलावा कुछ हो सकते हैं तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और हमें पता चलेगा कि आप कितना इंगेज हुए इस टॉपिक से। तो उम्मीद करते हैं कि इनका एक्स्ट्रा जो एग्जाम्पल्स है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, या फिर अगर आपने एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखा है तो उसको भी आप जरूर बताएंगे। अब हमने देखने वाले हैं कि हमने फोर्स को जाना, समझा, सब कुछ किया। अब की बार हमने जो लास्ट में देखा वो देखा कि फ्रिक्शन को हमें बढ़ाना था, लेकिन कुछ केसेस में हमने इसके नुकसान भी देखे, जिसकी वजह से क्या होता है, वियर आउट हो जाती है, चीजें खराब होती हैं। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें इसको फ्रिक्शन को कंट्रोल भी करना होता है, कम से कम भी लगाना होता है। तो ऐसे क्या हम चीजें उपयोग में ले सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या है, फ्रिक्शन फोर्स कम हो सके। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं, आपने देखा होगा लुब्रिकेंट्स, इन्हें स्नैक बोलते हैं, चिकनाई वाले आइटम बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको कम किया जा सकता है। और वो काम किस तरह करते हैं कि अगर आपके पास जैसे ये इरेगुलरिटीज है, तो आप जब भी इसके ऊपर कोई भी ऐसा लिक्विड डालते हैं तो वो क्या करेगा, इस ग्रूव के ऊपर आएगा, इस तरह इरेगुलरिटीज के ऊपर लेयर फॉर्म करेगा। लेयर फॉर्म करने की वजह से जब भी दूसरा ऑब्जेक्ट इसके साथ कांटेक्ट बनाएगा तो ये इस इरेगुलरिटीज को थोड़ा कम कर देगा। तो इसी वजह से क्या होगा, ये अंदर इंटरलॉक कम बनाने की चांस आएगा, और इसी वजह से क्या होगा, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। यही रीजन होता है, हम काफी जगह जब आप देखेंगे दरवाजे जब पुराने हो जाते हैं तो उनके क्या करते हैं, वहां पे तेल डाल देते हैं। तो ये तेल जो करता है लुब्रिकेंट का काम करेगा, और वहां पे क्या करेगा, इस तरह वो इंटरलॉक को कम कर देगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगा। साथ में आपने देखा होगा व्हीकल्स में लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं अलग अलग मैकेनिकल पार्ट्स में, या फिर हम कह सकते हैं जो पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उनके बीच में हम लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं। तो ऐसी सारी चीजों का उपयोग जो यूज होता है वो यूज होता है आपका फ्रिक्शन कम करना। और फ्रिक्शन कम करने की वजह से क्या होगा, दो मेटल जब आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं तो कम घिसेंगे, कम घिसेंगे तो कम खराब होंगे, कम खराब होने की वजह से उनकी लाइफ बढ़ जाएगी और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होगी,
कम होगी। कुछ जगह पे हम यूज करते हैं रोलर्स को, व्हील्स को। उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आप ये अगर बैग है, आप इसको उठा के चलने वाले हैं, तो आपको क्या होगा, वेट बियर करना होगा। आप इसको स्लाइड करेंगे तो बैग खराब हो जाएगा, या फिर नीचे आपको स्ट्रॉन्ग मटेरियल देना होगा। तो ऐसे केस में क्या कर देते हैं, आप व्हील लगा देंगे इसके नीचे। व्हील लगाने की वजह से क्या होगा, इसको आप बच्चे को भी देंगे तो वो भी इसको जोर लगा के खींच सकता है। क्यों लगाए भी व्हील, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। तो नॉर्मली अगर आपके कॉन्टेक्ट सरफेस नॉर्मल है तो उसको रोलर्स में चेंज कर सकते हैं, और रोलर में चेंज करने की वजह से क्या होगा, रोलिंग फोर्स सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो आपका अल्टीमेटली फ्रिक्शन आपने कम कर दिया। जैसे कि आपने देखा भी होगा, पहले हमारे क्या होती थी, जैसे हमने गाड़ी बनाई कि आपकी कोई गाड़ी है, ठीक है, अब आप इन्हें इसमें जो भी देखें टायर्स आपने गोल ही देखे। अब एक सेकंड के लिए आप देखें कि आपको टायर लॉक कर दिए जाए, ठीक है, ये आपने फिक्स कर दिए, आप एक तरह से कह सकते हैं ब्रेक लगा दिए। अब आप इसको खिसकाने जाएं तो आप इजीली खिसका सकते हैं, नहीं खिसका पाएंगे। क्यों, उसका रीजन क्या है, अब जो यहाँ स्लाइडिंग फोर्स है, जो यहाँ स्लाइडिंग फोर्स है, चाहे अगर आपका पहले स्टैटिक फोर्स रहेगा, स्टैटिक फोर्स से अगर आपने किसी तरह मूव भी कर दिया तो क्या होगा, स्लाइडिंग फोर्स रहेगा। कुछ ही फोर्स कम होगा, लेकिन क्या होगा, ये अपने आप में बहुत ज्यादा होने वाला है, तो आप खिसका नहीं पाएंगे। पहले तो अगर व्हीकल बड़ा है तो उस केस में आप स्टैटिक फोर्स को ही, स्टैटिक फ्रिक्शन को ही ब्रेक नहीं कर सकते। कर भी दिया तो स्लाइडिंग फोर्स भी कंटिन्यू रहेगा, तो आप लंबे टाइम तक उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से क्या होता है, हमने क्या किया, अब आप मान के चलिए ये रोलर घूम रहे हैं, ये व्हील्स घूम रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप इसको खिसकाना चाहेंगे तो उससे काफी कम फ्रिक्शन में ही आप इसको खिसका पाएंगे, क्योंकि रोलर्स इसके ऊपर रोल करते जा रहे हैं, ये व्हील से रोल कर रहे हैं, और इनके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स काफी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि यूज करते हैं हम रोलर्स को या व्हील्स को। उसके बाद है काफी आइटम्स में जहां पे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट बनाते हैं दो ऑब्जेक्ट्स का, तो कॉन्टेक्ट ना बना के वहां बॉल बियरिंग जो है, एक हमारे पास एग्जांपल के लिए ये इमेज है, आप इसको देख सकते हैं, इसको बॉल बियरिंग कहते हैं। दो ऑब्जेक्ट यहाँ अलग अलग ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हैं, और इसके बीच में ये बॉल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेम कॉन्टेक्ट फोर्स को कम कर देती है, हम कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देती है। साथ ही साथ आप कैरम बोर्ड पे भी क्या करते हैं, पाउडर को छिड़क देते हैं, पाउडर को डाल देते हैं। वो क्या करता है, जैसे हमने अभी समझा था कि इरेगुलरिटीज में क्या हुआ, पाउडर बैठ जाएगा, तो सरफेस क्या हो गए, स्मूथ हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको कैरम में थ्रो करना या फिर कैरम में जो आप प्ले करते हैं वो आसान पड़ जाएगा। और ये काफी हेल्प करता है आपको गेम में, चाहे गेम में मजा देने से हो, या फिर आप समझ सकते हैं काफी जो गेमर्स होते हैं, मोबाइल गेमर्स, वो क्या करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे भी पाउडर यूज करते हैं, या फिर उनके भी अलग से पाउडर आते हैं, उसको यूज करके भी क्या करेंगे, प्ले करना चाहे तो उनको स्मूथ मिल जाता है। जो थंब है उनको उस तरह रब करना या फिर हम उसके ऊपर खिसकाना समझे तो वो आसान पड़ता है कंपेरेटिवली नॉर्मल के, क्योंकि वो ग्रूव्स क्या होंगे, भर जाएंगे, और वो बेनिफिट देता है स्मूथनिंग में। उसके अलावा ऑयल और ग्रीस वगैरह आइटम जो है मूविंग पार्ट्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, रोलर्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, व्हील्स आर यूज व्हीकल्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके, बॉल बियरिंग का भी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा काफी सारे पॉइंट है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं या फिर एग्जाम्पल इसके बन जाते हैं। इवन इस चीज को आप देखेंगे फैन के बीच में भी सेम इसी तरह का मैकेनिज्म लगा के, बॉल बियरिंग लगा के क्या करता है, फ्रिक्शन कम करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कराया जाता है, फ्रिक्शन कम किया जाता है वियर टियर से बचाने के लिए। उसके बाद एक टाइप आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन से पहले हमें फ्लूइड समझना होगा। फ्लूइड जो होता है वो एक्चुअली, फ्लूइड वर्ड अपने आप में लिक्विड प्लस गैस, या फिर आप एयर कह सकते हैं, क्योंकि गैस और एयर, आपका एयर अपने आप में गैस का ही उसका एक पार्ट है। तो आप अल्टीमेटली कोई भी लिक्विड या फिर अगर गैस के लिए कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज हो जाता है, वो है फ्लूइड। तो अगर फ्लूइड फ्रिक्शन की बात हो रही है तो चाहे लिक्विड से या फिर गैसेस से लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। और इसको हम क्या कह सकते हैं, द्रव घर्षण। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि किस पे लगेगा, लिक्विड एंड गैसेस ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। कोई ऑब्जेक्ट है किसी गैस की अवस्था में से मूव कर रहा है, जैसे प्लेन उड़ता है नॉर्मली हमारा, क्या है, जो हवा है चारों तरफ गैसेस हैं उनमें से वो उड़ता है, तो उन पे लगने वाला फोर्स हो सकता है, या फिर हमारे जो वाटर में सबमरीन्स हैं उन पे लगने वाला जो फोर्स है फ्लूइड का, या फिर हम कह सकते हैं पानी की वजह से जो लगता है, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं इसी के अंदर आएगा। तो ये सभी चीजें क्या है, इसके अंदर काउंट होगी। फ्लूइड फ्रिक्शन जो डिपेंड होगा वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो करता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो एरोप्लेन्स होती हैं उनकी अलग
एक शेप डिजाइन होती है और सभी प्लेन्स का कहीं ना कहीं आपको एक ही तरह का देखने को मिलता है और वो रिलेट करता है आपको पक्षियों से रिलेटेड, क्योंकि पक्षियों का एक एरोडायनेमिक वर्ड है, काफी अच्छा। अगर आपने कभी पढ़ा है एरोडायनेमिक्स के बारे में तो काफी अच्छा सब्जेक्ट है आपका, काफी अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में कभी जरूर पढ़िएगा। और ये शेप भी कहाँ से ली गई है, वो कहीं ना कहीं रिलेट की जाती है आपके जो शिप होते हैं वाटर के, वो कहीं ना कहीं आपके फिश जैसे जो आपके जलीय जीव है उनसे लिए गया है। उड़ने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, प्लेन्स है, वो कहीं ना कहीं रिलेट कर जाते हैं बर्ड से, चिड़िया से, या फिर अलग अलग पक्षियों से उनकी शेप ली गई है, क्योंकि इनका प्रकृति ने ही जो शेप बनाई है वो अपने आप में बड़ी सुव्यवस्थित है, या फिर हम कह सकते हैं अपने आप में स्ट्रीम्ड है, काफी अच्छे से बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं प्लेन को भी, मिसाइल्स को भी। तो ये एरोडायनेमिक शेप्स हैं जिसपे लगने वाला जो ड्रैग है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो कहीं ना कहीं गैस से लगता है या जो आपका वाटर है, लिक्विड है, उनकी वजह से लगता है, वो कम से कम हो सके। तो ये सारी जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन है, और ऑब्जेक्ट की जो शेप है उस पर मैटर करता है। जो नेक्स्ट आता है वो है आपका नेचर ऑफ द फ्लूइड, कि आपका जो द्रव की प्रकृति क्या है, कि आपका द्रव जो है कौन सा है, फ्लूइड आपका कौन सा है। पहले तो आपने देखा कि लिक्विड हो सकता है, लिक्विड के अलावा क्या हो सकता है, गैसेज हो सकते हैं। तो गैस के अगर हम एग्जांपल लें नॉर्मली, तो आपका क्या है, आपके वायु है चारों तरफ एनवायरमेंट में यहाँ पे, तो आपका जो प्लेन उड़ता है, तो जब आपका प्लेन उड़ेगा तो आप देखेंगे कि उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो गैसेस की वजह से। और साथ ही साथ अगर आप चेक करेंगे वाटर के केस में, तो आप देखेंगे उस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स अलग है। आप अगर आप चाहते हैं कि इसको रिलेट करके देखें, तो अगर आप कभी भी कहीं भी जाते हैं, लाइक नदी में जाते हैं, पानी के आसपास जाते हैं, तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। तेज हवा में भी आप पे लगने वाला जो फोर्स होता है हवाओं से, वो कम होता है कंपेरेटिवली। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि बर्ड्स जो है फ्लाइंग इन एयर है, वो अपने आप में ऑलरेडी उनकी जो बॉडी है इतनी अच्छे से नेचर ने डिजाइन की है कि उनपे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किसका, फ्लूइड का, वो अपने आप में कम होता है। सेम केस जो फिश है, उनकी जो शेप इस तरह से डिजाइंड है, वो अपने आप में क्या होगा, जब वे वाटर में होती है, किसी भी लिक्विड में होती है, तो उनके क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स है, वो अपने आप में कम होता है, जिनको रेफरेंस लेके ही हमारे अलग अलग तरह के प्लेन्स, चाहे वो पानी के हो चाहे हवा के हो, वो बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको भी हम कह सकते हैं कि जो आपका कहीं ना कहीं एरोप्लेन है, स्पेस राफ्ट हैं, वो उनका भी उपयोग यही किया जाता है, इसी तरह किया जाता है, ताकि फ्रिक्शन फोर्स कम से कम लगे। तो ये आपका यहाँ से जुड़ता है। और साथ ही साथ अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स की जगह ड्रैग वर्ड मिलता है, तो भी आप इसको फ्रिक्शन फोर्स ही मानिएगा, कि ड्रैग वर्ड भी यूज किया जाता है किसके लिए, फ्रिक्शन के लिए, जो आपका फ्लूइड की वजह से आपको लगता है। तो यहां तक का जो आपने डिस्कशन किया है, इसमें अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, या फिर आपको लगता है कि इसमें ये ऐड ऑन होना चाहिए, वो आप डाल दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में एप्लीकेशन पे। उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में या फिर एमसीक्यू के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही मैक्सिमम चीजें आपको मिलेगी जो आप चैप्टर्स में गिवन है। बाकी जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं एप्लीकेशन के अलावा, उनके लिए ये न्यूज फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये जो एनसीईआरटी बैच है, ये हमने स्टार्ट किया है सभी एग्जाम्स के लिए, और ये टारगेट किया है 6 to 8 क्लास का जो एनसीईआरटी है उनको प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाए, और मिनिमम चार्जेस पे, जिसको हमने स्टार्ट किया था 249 और प्राइस कर दिया गया था 89, और अभी ये वेलकम ऑफर के थ्रू अगर आप साइंस एनसीईआरटी लगाते या फिर आप अपने आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो वहां पे क्या है, ये कोड आपको दिख जाएगा, जिसके बाद ये 7 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इनरोल कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ 7 रुपीज ऐसा कोई बड़ी वैल्यू नहीं है जिसके लिए आप इनरोल ना कर सके या फिर आपकी कोई मजबूरी है। उम्मीद करते हैं आप इस बैच से जुड़ेंगे, हमसे जुड़ेंगे, और साथ में इस क्लास पे डिस्कशन करेंगे, और आगे भी हम अच्छे जो बैचेस है वो लेके आते रहेंगे, अच्छे डिस्कशंस आपके साथ कंटिन्यू रखेंगे, और आप हमसे इसी तरह आगे जुड़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी की कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ बैच के, और यूट्यूब पे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।